नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट थर्ड की क्लास में जो आपका ईएफएम में सेकंड पेपर है बिजनेस बस्टिंग, व्यावसायिक बस्टिंग, उसमें हमारा नया टॉपिक चल रहा है और वो है रोकड़ बजट, कैश बजट। और कैश बजट का भी क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे रोकड़ बजट क्या होता है। बजट देखिए, रोकड़ बजट, रोकड़ बजट, कैश बजट। तो देखिए रोकड़ बजट का अर्थ व परिभाषा। सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा, अर्थ व परिभाषा रोकड़ बजट की। देखिए यहां पर बात करेंगे रोकड़ बजट। कैश बजट, देखिए रोकड़ बजट क्या होगा। रोकड़ प्राप्ति, इधर आपका आ जाएगा रोकड़ भुगतान। एक ऐसा बजट जो एक हमें रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों की जानकारी देता है, वो आपका क्या कहलाता है, रोकड़ बजट। यानी कि रोकड़ का आगमन कितना है, रोकड़ का बहिर्गमन, अर्थात रोकड़ प्राप्ति आपके पास कितनी हो रही है और रोकड़ भुगतान कितना हो रहा है होगा, उसका पूर्वानुमान जो लगाया जाता है वो कहलाता है आपका क्या, रोकड़ बजट कहलाता है, रोकड़ बजट। रोकड़ बजट रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का एक अनुमान है। देखिए रोकड़ बजट रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों का एक अनुमान है। कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। देखिए रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का जो अनुमान होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रोकड़ बजट कहलाएगा। रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का, देखिए जेम्स वैन हॉर्ने के अनुसार, जेम्स वैन हॉर्ने जेम्स वैन हॉर्ने के अनुसार रोकड़ बजट किसी निश्चित भावी, रोकड़ बजट किसी निश्चित भावी, रोकड़ बजट किसी निश्चित भावी अवधि के लिए, अवधि के लिए
रोकड़, किसी निश्चित अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह का पूर्वानुमान होता है। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कैश बजट की, रोकड़ बजट। क्या होगा कि ऐसा अनुमान जो हमें क्या बताए, एक ऐसा पूर्वानुमान जिसके माध्यम से हमें मालूम होगा कि हमारी रोकड़ प्राप्तियां कितनी होगी और रोकड़ भुगतान कितने होंगे। क्लियर हो गई बात। तो रोकड़ बजट, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। फिर देखिए रोकड़ बजट रोकड़ प्राप्तियों या रोकड़ भुगतानों का एक क्या है, अनुमान है। जेम्स वैन हॉर्ने के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि रोकड़ बजट किसी निश्चित भावी अवधि की, जैसे किसी जनवरी महीने की बात करें, फरवरी महीने, मार्च महीने में हमारे पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, रोकड़ अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाह। भावी अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह कि कितना हमारे पास रोकड़ कैश का फ्लो होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो का पूर्वानुमान होता है, वही क्या कहलाता है, आपका रोकड़ बजट कहलाता है। क्लियर होगी यहां पर। तो ये तो आपकी बात होगी रोकड़ बजट का अर्थ हुआ परिभाषा। अब हम बात करते हैं रोकड़ बजट बनाने की विधियां। देखिए रोकड़ बजट बनाने की विधियां। रोकड़ बजट बनाने की विधियां। रोकड़ बजट बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ कैश बस्टिंग। मेथड्स ऑफ कैश बस्टिंग। मेथड्स ऑफ कैश बस्टिंग। देखिए रोकड़ बजट बनाने की विधियों को 3 भागों में बांटा गया। पहली विधि जो बताई गई उसका नाम था प्राप्ति व भुगतान विधि। प्राप्ति एवं भुगतान विधि। पहली विधि थी उसका नाम था रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। दूसरी समायोजित लाभालाभ विधि। समायोजित लाभ विधि। समायोजित लाभालाभ विधि। और तीसरी विधि है आपकी प्रक्षेपित चिट्टा विधि। प्रक्षेपित ये 3 विधियां थी मेजर रोकड़ बजट बनाने की। रोकड़ बजट बनाने की विधियां मेथड्स ऑफ कैश बस्टिंग, प्राप्ति व भुगतान विधि, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, समायोजित लाभालाभ विधि और प्रक्षेपित चिट्टा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड और आपकी थर्ड है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। तीनों में अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है, रोकड़ बजट बनाया जाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, प्राप्ति व भुगतान विधि का टॉपिक। क्लियर होगी बात। तो ये अपना रोकड़ बजट बनाने की विधि होगी। और इसमें देखिए पहली विधि करेंगे हम प्राप्ति व भुगतान विधि।
देखिए कैश बजट, कैश बजट यहां पे आ जाएगा आपका मंथ्स, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा मंथ्स, मंथ में आप ले सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि किसी भी महीने का बजट बना सकते हैं 12 महीने में, जनवरी का बना सकते हो, फरवरी का, जो पर्सन में हो गए उतने महीने हम क्या करेंगे इसमें लिख देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अब यहां पर आता है सबसे पहले बैलेंस बीडी। पर्सन में जो रोकड़ का शेष होगा, ओपनिंग बैलेंस वो दे रखा होगा, तो उसे लिखा जाएगा बैलेंस बीडी के नाम से, और जिस महीने में दे रखा उस महीने में लिख देंगे, जनवरी में तो जनवरी। उसके बाद लिखी जाती है रिसिप्ट। रिसिप्ट, रिसिप्ट में क्या क्या आ सकता है, जो पैसा आएगा वो सारा किस में लिखा जाएगा, रिसिप्ट में लिखा जाएगा। कैसा कैसे आ सकता है, जैसे आपने नगद बेच दिया, बेचा तो पैसा आएगा, प्राप्ति होगी, तो आपका हो जाएगा कैश सेल्स। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, उधार बेचा किसी को 1 माह के लिए। अब वो 1 महीने के बाद आपको पैसा वापस देगा, या आप उनसे पैसा लेने जाओगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो फिर आपका आ जाएगा कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। इसके अलावा आपने कोई इन्वेस्टमेंट था आपके पास और आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया, तो यहां पर आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए इसके अलावा शेयर भी है, डिबेंचर है, और उन पे कॉल्स है, कॉल्स मिल गई आपको, कॉल्स ऑन शेयर एंड डिबेंचर, कॉल्स ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब क्या करेंगे, इसका यहां पर ये टोटल कर देंगे, जिसे बोलेंगे ए। ठीक है यहां तक। और इसके अलावा जो भी आपके पास पैसा रिसिप्ट हो रहा है उसको रिसिप्ट में लिख देंगे, प्राप्ति पक्ष की तरफ लिख देंगे, जो जो पैसा आपके पास आ रहा है रिसिप्ट हो रहा है। देखिए क्लियर हो गई बात। कैश सेल, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स हो गया, फिर आपका हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, और कॉल्स ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर हो गई। उसके बाद आगे की बात करते हैं अपन नेक्स्ट। पेमेंट्स। पेमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं पेमेंट, देखिए आप खरीदेंगे, क्रय करेंगे, परचेज, तो परचेज आप क्रय करेंगे तो नगद भी हो सकती है और आपकी क्या हो सकती है, उधार भी हो सकती है। नगद खरीदेंगे पैसा जाएगा तो उसे लिख देंगे कैश
परचेज। उधार आपने बेचा, आपने उधार खरीदा तो पैसा तो देना पड़ेगा। 1 माह बाद दे रहे हो, 2 माह बाद दे रहे हो, 3 माह बाद दे रहे हो, तो वो आएगा आपका पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्या होगा? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, ठीक है। अब इसके बाद अलावा आपने कोई मशीन खरीद ली, परचेज कर ली, तो पैसा जाएगा परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। देखिए, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स स्थायी संपत्तियां, और स्थायी संपत्तियों में आपकी आती है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर वगैरह। तो ये आपने क्या कर ली है? परचेज कर ली है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लिया तो वो भी आपके किस में आएगा? पेमेंट्स में आएगा। इसका मतलब आपसे पैसा जा रहा है। वेजेस एंड सैलरी, एक्सपेंसेस पेड, कोई भी टैक्स, डिविडेंड एंड टैक्स पेड, उसके अलावा आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन आपने लोन का पैसा भी चुकाया है। किसका पैसा चुकाया है? लोन का पैसा चुकाया है, रीपेमेंट्स ऑफ लोन, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? इसको आप कर दो बी, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका बैलेंस सी डी, ए माइनस बी कर देंगे, ए माइनस बी करेंगे, बैलेंस सी डी। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका किसका कौन सा बजट हो गया? कैश बजट हो गया, कैश बजट, ठीक है। बैलेंस बीडी रिसिप्ट होगा, कैश सेल होगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, कॉल्स ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर होगी, पेमेंट्स कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, वेजेज एंड सैलरी, एक्सपेंसेस पेड, डिविडेंड एंड टैक्स पेड, रीपेमेंट ऑफ लोन। और आपका क्या आ जाएगा? बैलेंस सी डी ए माइनस बी आ जाएगा, बैलेंस सी डी ए माइनस बी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका कैश बजट का फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? कैश बजट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कैश बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये आपकी रिसिप्ट और पेमेंट जो मेथड था उसके तहत आपका क्या हो गया? कैश बजट हो गया। दूसरी आपकी विधि थी समायोजित लाभालाभ विधि। उसके तहत उसका फॉर्मेट, ये तो आपके प्राप्ति और भुगतान विधि। कौन सी विधि थी? प्राप्ति और भुगतान विधि। प्राप्ति व भुगतान विधि। प्राप्ति व भुगतान विधि से कैश बजट का फॉर्मेट हो गया। अब हम बात करते हैं लाभालाभ विधि। समायोजित
एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, और इसमें क्या फॉर्मेट था, कैश बजट फॉर द पीरियड एंडेड। कैश बजट फॉर द पीरियड एंडेड। ठीक है, कैश बजट। सबसे पहले इसमें लिखा जाता है ओपनिंग कैश बैलेंस। कौन सा बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा जाता है इसमें सबसे पहले। फिर इसमें एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और पहला होगा फर्स्ट। नेट प्रॉफिट या बस्टेड प्रॉफिट, उसमें ऐड करेंगे ऐड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिजर्व, प्रोविजंस एंड रिजर्व, प्रोविजन एंड रिजर्व, अक्रूअड एक्सपेंसेस, राइट ऑफ। सेकंड आपका आएगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। समायोजित लाभालाभ विधि के तहत फॉर्मेट है कैश बजट फॉर द पीरियड। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज थर्ड नंबर पे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज। फिर है रिसिप्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज, फोर्थ रिसिप्ट्स फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आप उसके बाद आ जाएगा लेस नंबर 1, इंक्रीज। ये डिक्रीज आया था तो यहां आएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। सेकंड, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। रीपेमेंट्स आ जाएगा, कोई भी आपने भुगतान किया है उनको लिख देंगे रीपेमेंट्स। नेक्स्ट आएगा अदर पेमेंट्स, अदर, इसके अलावा और भी आपने कोई पेमेंट्स किया है
तो वो आ जाएगा। क्लियर? और इसमें से ये वाला तो आपका यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो इस प्रकार से आपका ये समायोजित लाभालाभ विधि का क्या हो गया? फॉर्मेट हो गया। किसका? कैश बजट का। देखिए समायोजित लाभालाभ विधि में जो कैश होता है उसका ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा जाता है। एक तो क्या लिखा जाएगा? ओपनिंग कैश बैलेंस। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या बस्टेड प्रॉफिट जो भी प्रश्न में दे रखा है उसको लिखेंगे। ऐड उसमें डेप्रिसिएशन करेंगे, कोई प्रोविजन है, रिजर्व है या अक्रूड एक्सपेंसेज है जिनको आपने राइट ऑफ किया उनको आप यहां पे लिखेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज करेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा भी आपको किसी भी स्रोत से पैसा प्राप्त हो रहा है, जैसे आपने शेयर इश्यू कर दिए, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो आपका यहां आ जाएगा। ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर कर दिया तो भी आपका यहां आएगा। एंड आपने हो सकता है स्थायी संपत्तियों में बेच दी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपका प्लांट एंड मशीनरी भी लिख सकते हैं आप। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्लियर? ठीक है। इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस पे, ठीक है, वो पैसा यहां आ जाएगा सारा। उसके बाद उसमें से लेस करेंगे हम। क्या लेस करेंगे? देखिए यहां डिक्रीज इन करंट एसेट्स था, यहां इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन यहां करंट लायबिलिटीज या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज तो अपोजिट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक। रीपेमेंट्स, कोई भी आपने भुगतान किया है वो रीपेमेंट और अदर, इसके अलावा भी जैसे आपने डिविडेंड वगैरह चुकाया है तो वो आपका यहां जाएगा। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस बच जाएगा। क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या बचेगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है। तो ये आपका यहां पर समायोजित लाभालाभ विधि से क्या हो जाएगा? कैश बजट तैयार हो जाएगा। समायोजित लाभालाभ विधि से कैश बजट तैयार हो जाएगा। और लास्ट विधि आपकी एक बचती है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड होता है उसमें एक चिट्ठा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाएगा? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। liabilities amount, assets,
अमाउंट। देखिए अगर इधर का बैलेंस आपका क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, दोनों का टोटल करेंगे, उधर का ज़्यादा आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। अगर इधर का ज़्यादा है और इधर का क्या है, कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश और ये आपका बैलेंसिंग फिगर। तो ये इस तरह, और बाकी जो भी संपत्तियां हैं वो यहाँ लिख देंगे और जो भी दायित्व है उनको यहाँ लिख देंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार की जाती है और उस बैलेंस शीट के तहत अगर असेट साइड में पैसा कम आ रहा है तो कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा, और यदि आपके लायबिलिटी साइड में पैसा कम आ रहा है तो उधर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंसिंग फिगर से आएगा। तो इस तरीके से एक क्या की जाती है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का निर्माण किया जाता है। उसमें प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में जो भी क्वेश्चन में लायबिलिटीज दे रखी है उन सभी दायित्व को यहाँ पर लिख दिया जाएगा और उनकी अमाउंट यहाँ आ जाएगी। और पर्सन में जो भी असेट्स दे रखी है, इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर है, अक्रूड इनकम, जो भी दे रखी है उनको, जो फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, उन सबको यहां लिख देंगे, क्लियर। और टोटल करेंगे दोनों साइड का, क्लियर। इधर कम पड़ता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट और इधर पड़ता है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा आपका, कैश, क्लियर। तो इस तरीके से आपकी ये तीनों विधि होगी रोकड़ बजट तैयार करने की। पहली विधि थी आपकी प्राप्ति व भुगतान विधि, दूसरी विधि थी आपकी समायोजित लाभालाभ विधि, और तीसरी विधि थी कैश बजट प्रिपेयर करने की प्रक्षेपित चिट्ठा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड।